जो भी लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो का नहीं देखे हैं वो लोग प्लीज़ जाके बैक में उस वीडियो का वीडियो ज़रूर देख लें। यूट्यूब पर अपलोडेड है, तब इस वीडियो को देखने का प्रयास करें। जब आप लोग रेगुलर सीरीज में वीडियो देखेंगे ना, तब आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और नोट्स बनाने में भी आप लोगों को सहूलियत होगी। तो सबसे पहले वो दोनों वीडियो जाकर देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए मैं फिर से अपने चैनल ASY के ऊपर आप सभी का स्वागत करता हूं और बिना आपका ज़्यादा टाइम लिए हुए क्वेश्चन पर अटैक करने का प्रयास कर रहा हूं। तो चलिए, से कौन सा यूवी रे ज़्यादा खतरनाक होता है? तो देखिए, वेवलेंथ के आधार पर आप लोग सजा लीजिए पहले, किसका वेवलेंथ ज़्यादा और किसका वेवलेंथ कम होता है। वेवलेंथ को लेमडा द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं। वेवलेंथ सबसे पहले यूवी ए का होता है वेवलेंथ, उसके बाद यूवी बी का, उसके बाद यूवी सी का होता है। अब देखिए, यूवी सी का जैसे लेमडा बड़ा ई एनर्जी क्या होता है, hc लेमडा होता है। अब देखिए, जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा, अर्थात यूवी टाइप सी रे जो है उसका जो है ना एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाएगा, एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो वो दूर तक, उसकी पेनिट्रेशन पावर दूर तक जाएगी, मतलब अंदर तक वो भेद देगा। अर्थात ये हमारे स्किन का सेकेंड लेयर को भी भेद सकता है। इसीलिए यह मोस्ट डेंजरस हो जाता है, सबसे खतरनाक सी है। हालांकि ये जो है ना ओजोन लेयर जो है ना, हमारे ओजोन लेयर से पूरी तरह अवशोषित कर लिया जाता है और हमारे पृथ्वी पर जो है ना ये नहीं पहुंच पाता है। इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप सिर्फ वेवलेंथ याद रखिए, ए टाइप का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद बी टाइप का और उसके बाद सी टाइप का। और ई बराबर एनर्जी बराबर hc लेमडा होता है। जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसका एनर्जी कम और जिसका वेवलेंथ कम उसका एनर्जी ज़्यादा। तो यूवी सी का वेवलेंथ कम है, अर्थात इसके पास एनर्जी ज़्यादा है, तो दूर तक भेदेगा ये, तो हमारे स्किन के सेकेंड लेयर को भी भेद देता है, इसीलिए इसको मोस्ट डेंजरस माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, दरोगा SI प्री 17 दिसंबर का जो है ना वहाँ पे पूछा गया था। यदि सीमांत उपभोग की प्रकृति, इसको जो है ना कितना आदमी प्रवृत्ति भी लिखता है। यदि सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति 0.8 है तो गुणक का मान क्या होगा? अब देखिए, MPC जो है ना ये क्या होता है जानते हैं? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, याद रखिएगा फुल फॉर्म इसका। अब देखिए, गुणक का एक फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। उम्मीद करते हैं इकोनॉमिक्स में आप लोग ये पढ़े होइएगा, यहाँ पे क्वेश्चन कराया जा रहा है तो उसी हिसाब से पढ़ाएंगे। तो गुणक का मान होता है 1/1 माइनस MPC। अब देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 1 - 1/0.8, अर्थात 1/0.2, तो ये चला जाएगा 5, अर्थात इसका A फॉर एप्पल मतलब 1 नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। इसका डिटेल कॉन्सेप्ट आप लोग इकोनॉमिक्स में उम्मीद करते हैं पढ़े होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन पढ़िए, मनुष्य के कान में हड्डी की संख्या कितनी होती है? अब देखिए, कितना आदमी के मन में ऑप्शन आएगा कि 1 मार्क कर दें और 3 मार्क कर दें, तो इसका डिटेल कॉन्सेप्ट आप लोग समझिए। कान में जो है ना, एक कान में 3 हड्डी होते हैं। इसका नाम है MIS, याद रखिए, मिस से आप याद रखिए। M से होता है माइलियस और I से होता है इनकस और S से होता है स्टेप्स। स्मॉलेस्ट हड्डी होता है, सबसे छोटी हड्डी जो है ना, स्मॉलेस्ट बोन हमारे बॉडी का, साथ ही हमारे कान का हो ही जाएगा जब बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन। इसका जो है ना डायमेंशन भी कभी कभी पूछा जाता है, तो याद रखिए 3 मिलीमीटर × 2.5 मिलीमीटर होता है, याद रखिए। सबसे छोटा स्टेप्स हड्डी ही हमारे बॉडी में पाया जाता है। लेकिन देखिए, यहाँ पे मनुष्य के कान में हड्डी की संख्या पूछा जा रहा है, तो एक कान का हड्डी की संख्या हम नहीं बताएंगे। इसका बेस्ट आंसर B फॉर बॉम्बे होगा। एक कान में 3 हड्डी होता है तो 2 कान में 3 × 6 हड्डी माना जाएगा।
और ये जब क्वेश्चन पूछा भी गया था तो इसका 6 आंसर ही दिया गया। बहुत आदमी 3 आंसर मार्क किए थे, लेकिन वहाँ पे वो गलत हो गया था ऑप्शन और 6 आंसर किया गया था। तो हम भी यहाँ पे कहेंगे 6 आंसर ही मार्क कीजिएगा ऐसे क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन पढ़िएगा, चावल पकाने में कहाँ पे अधिक समय लगेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 25 फरवरी SI मेंस का ये क्वेश्चन है। लिखना भूल गया था, लेकिन आप लोग ध्यान में रखिए, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछा गया वही मेरा कराने का उद्देश्य है। अब देखिए, सबसे पहले आप लोग बॉइलिंग पॉइंट देखिए। बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक बोला जाता है, क्वथनांक बोला जाता है। ऐसा मतलब पॉइंट जिस पर जो है ना भाप जो है ना वाष्प दाब के इक्वल हो जाता है, उसे क्वथनांक कहा जाता है, या बॉइलिंग पॉइंट उस लिक्विड का कहा जाता है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट जो है ना पानी का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और बॉइलिंग पॉइंट इसको BP लिखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। प्रेशर मतलब दाब के इक्वल होता है। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे हाइट बढ़ेगा, ऊंचाई बढ़ेगा, ऊंचाई बढ़ेगा, ऊंचाई बढ़ेगा, वैसे वैसे जो है ना दाब जो है ना कम होने लगता है। ऊंचाई आप जैसे जैसे बढ़ाइएगा दाब कम होने लगता है। और जब दाब जो है ना, दाब जब कम होगा, दाब कम होगा तो क्वथनांक भी कम हो जाएगा। क्वथनांक कम हो जाएगा, अर्थात जहाँ पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है वो अब उससे कम डिग्री अर्थात 90, 100 या 100 से कम डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगेगा। अर्थात अब वो देर से पकेगा ना, टेम्परेचर जब बॉयल करेगा, कम टेम्परेचर पर जब बॉयल होगा वो, तो वो ज़्यादा देर तक पकेगा। तो जितना ऊंचाई आप ऊपर बढ़ते जाइए, ऊंचाई हाइट जैसे जैसे बढ़ते जाइए, हाइट जैसे जैसे बढ़िए, प्रेशर वैसे वैसे कम होगा। अब प्रेशर जैसे जैसे कम होगा क्वथनांक उसका उतना ही कम होते चला जाएगा। और जब क्वथनांक कम होगा अर्थात उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है, मतलब जिस पॉइंट पर बॉयल हो रहा है, वो चावल बॉयल होगा पानी के साथ तभी तो बनेगा। तो जिस पॉइंट पर वो बॉयल हो रहा है वो और कम होता चला जाएगा, और बॉयल होने का जब पॉइंट कम होता चला जाएगा तो अधिक समय लगेगा। तो समुद्र तट पर तो नहीं, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। समुद्र की गहराई पर नहीं, गहराई में नहीं जाना है। शिमला ऊंचाई पर है, लेकिन कितना ऊंचाई नहीं पता है। हम लोग एकदम जानते हैं माउंट एवरेस्ट ऊंचाई पर आता है। तो अर्थात यहाँ पर जाएंगे ना तो सबसे अधिक समय लगेगा खाना पकाने में, क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, तो हाइट बहुत ज़्यादा इसका है। तो मतलब यहाँ पे प्रेशर बहुत कम होगा। अब प्रेशर कम होगा तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये कम हो जाएगा। और जैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होगा खाना पकाने में हमको ज़्यादा समय लगेगा, अर्थात D फॉर डोंकी मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए, चमगादड़ तथा पक्षी के पंख उदाहरण है। किसके उदाहरण है? समरूप अंग के, समजात अंग के। कभी समरूप कभी समजात, इनमें से कोई नहीं। SI प्री 2023 जो है ना 17 दिसंबर को जो हुआ है, सेकेंड शिफ्ट एकदम लिख देंगे, माइंड में सेट कर देंगे। मतलब खोपड़ी में छेद वाला नहीं क्वेश्चन होता है, आप लोग कर दीजिएगा, समझे कि नहीं। 17 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछाएगा। आपको एक चीज़ याद रखना है, समरूप अंग किसे कहते हैं। समरूप अंग किसे कहते हैं, अगर आप लोग सिर्फ ये ध्यान में रखिएगा ना तो आपको टोटल क्वेश्चन जो है ना आपको पूछा जाएगा। समरूप अंग, समरूप अंग में जो है ना आप ध्यान रखिए, काम जो है ना समान होता है। सिर्फ ध्यान में रखिए, काम समान, रचना या उत्पत्ति जो है ना, उत्पत्ति जो है ना भिन्न होता है। जिसका काम समान हो, दो अंग जिसका काम समान हो उसे समरूप अंग कहा जाता है। सिर्फ यही ध्यान में रखिए, समरूप अंग। दोनों समरूप और समजात को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा तो आप ऑप्शन मार्क गलत कर दीजिएगा। समरूप अंग में सिर्फ ध्यान रखिए काम समान होता है, और इसी के आधार पर आंसर मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, चमगादड़ तथा पक्षी के पंख का क्या है, दोनों का काम समान है, मतलब दोनों जो है ना उड़ने का काम करता है, दोनों का काम समान है, समरूप अंग का उदाहरण है। A फॉर एप्पल मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब एक और आपको उदाहरण हम समझाते हैं। मानव का हाथ तथा
कुत्ता का पैर किसके उदाहरण है? किसके उदाहरण है? किसके उदाहरण है? अब देखिए मानव का हाथ जो है ना, क्या काम हम मिलाएंगे कि दोनों का काम क्या है। काम अगर समान है तो समरूप, काम अगर डिफरेंट है तो समरूप के अलावा समजात हम लोग मार्क करेंगे आंख मुन के। तो मानव का हाथ का वही काम है जो कुत्ता के अगले पैर का काम है? तो नहीं, काम समान नहीं है, दोनों का अलग अलग। ये हम लोग दूसरा उपयोग करते हैं, वो अपना दूसरा अगला पैर दूसरा उपयोग करता है, समान नहीं है। तो समान नहीं है तो मतलब समजात अंग का उदाहरण है। सिर्फ आप लोग काम समान ध्यान में रखिए, काम समान होते ही डिफरेंट समरूप आप लोग मार्क कर दीजिएगा। काम समान नहीं होगा समजात में मार्क कर दीजिएगा। रचना और उत्पत्ति ये वाला ऑप्शन पर जाइएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपको सिर्फ ऐसे पढ़ना है कि ऑप्शन मार्क हो जाए, बाकी कुछ नहीं। विद्वान नहीं बनना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की? पारिस्थितिकी को जानते हैं क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है। और इकोलॉजी शब्द जो है ना हिकल ने दिया था, आप ध्यान में रखिए। अब देखिए एक वो होता है पारिस्थितिकी तंत्र, जिसे इको सिस्टम कहा जाता है। ये वर्ड जो है ना दिया था टांसले दिया था। अब देखिए एक और आता है डाइवर्सिटी। ये वर्ड जो है ना दिया था रोजेन। एक और वर्ड आता है हॉट स्पॉट। ये जो है ना वर्ड दिया था मेयर्स। हॉट स्पॉट मेयर्स दिया था। बायोडाइवर्सिटी वर्ड रोजेन दिया था। बायोडाइवर्सिटी का होता है जैव विविधता, हिंदी जैव विविधता हिंदी होता है। सब नोट करते चलिए। इकोसिस्टम टांसले दिया था और इकोलॉजी वर्ड जो है ना हिकल ने दिया था। अब देखिए आपको कंफ्यूज कर जाएगा कि इकोसिस्टम और इकोलॉजी में क्या हो जाए। तो इकोलॉजी और यहाँ पे लिख दीजिए इकोसिस्टम। एक तरफ आप लिख दीजिए टांसले, एक तरफ लिख दीजिए हिकल। अब देखिए इकोलॉजी, इकोसिस्टम और इकोलॉजी, आप एक को पकड़ लीजिए। इकोसिस्टम में एम है ना, एम है तो एम और एन एक साथ रहता है ना, तो वो वाला मार्क कर दीजिएगा जिसमें एन वर्ड आता है। टांसले में एन वर्ड आता है तो अर्थात इकोसिस्टम वर्ड टांसले मतलब क्वाइन किया था। इकोलॉजी उसका बचा हुआ हिकल मतलब क्वाइन किया था। आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, एम और एन एक साथ आता है तो इकोसिस्टम में एम है तो एन वाला जो नाम है उसके साथ हम लोग मार्क कर देंगे अर्थात टांसले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।